उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है रज़िया सुल्तान। तो रज़िया सुल्तान को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट वुमेन सुल्तान या रूलर कौन थी? रज़िया सुल्तान। और दिल्ली सल्तनत में कोई भी वुमेन रूलर नहीं आता है, ओनली सिर्फ यहीं एक ही रज़िया सुल्तान आती है। और रज़िया सुल्तान किसकी लड़की थी? इल्तुतमिश की। और उसी तरह यहाँ पे उसी वक्त कैपिटल कौन थी? महरूली जो है वो उस वक्त कैपिटल थी। अब फर्स्ट वुमेन ज़रबना, फर्स्ट वुमेन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, देखो। फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत रज़िया सुल्तान। इसी तरह मुझे बताओ फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है? यहाँ पे लिखा हुआ है या वो तो हाँ इंदिरा पटेल। चलो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा पटेल। सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट मैंने ये बताया भी था पहले उस क्लास में। सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? अभी जो प्रेसिडेंट है वुमेन, अभी जो क्या नाम है उसका? द्रौपदी मुर्मू सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट हो गया। इसी तरह आगे जाके हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। वहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बॉडी है। हर साल दिसंबर में उनका एक सेशन हुआ करता था जहाँ पे वो सब एक गैदरिंग करते थे और नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करते थे कि हमने अगले साल क्या क्या करना है। तो उसको सेशन बोलते थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हुआ करते थे और हर एक सेशन का एक कोई ना कोई प्रेसिडेंट हुआ करता था। तो उस वक्त इंडिया में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आती है एनी बेसेंट, 1917 को आती है। तो ये चार नाम याद रखना, रज़िया सुल्तान फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे एनी बेसेंट जो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब हम कांग्रेस का पढ़ेंगे तब इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। इंदिरा गांधी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वुमेन या प्रतिभा पाटिल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। और यहाँ पे यही चीज़ें आइबक कुतुबुद्दीन आइबक था, उसका सन इन लॉ कौन था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? इनडायरेक्टली इल्तुतमिश की पोती, आइबक की क्या हो गई? पोती हो गई। ये चीज़, ये पॉइंट 4-5 याद रहेगा, देखा ना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर है गियाजुद्दीन बलबन, उसका एक्चुअल नाम होता है उलुग खान। उलुग खान आगे भी और एक बार हम पढ़ेंगे। उलुग खान जो है एक मिलिट्री जनरल हुआ करता था। अब हुआ क्या कि रज़िया सुल्तान, ये जो रज़िया सुल्तान थी वो सिर्फ 4 साल के लिए ही रूलर होती है। और जो उस वक्त नोबल्स होते हैं 40 नोबल्स, वो ये चीज़ पसंद नहीं करते हैं कि एक लड़की हम पे रूल करे, एक फ़ीमेल हम पे कैसे रूल कर सकती है, ये कि वो कैसी बात करते हो, ऐसे वैसे करके, तो उसको ज़्यादा टिकने नहीं देते हैं। तो 4 साल के बाद फिर क्या होता है कि जो नोबल्स हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। तो वो इल्तुतमिश के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बार बार, मतलब एक आ गया तो उसको बना, फिर वो चला गया तो दूसरे को अपने हिसाब से रखते थे। उस वक्त जो मेन यहाँ पे एक टर्म लिखा है रीजेंट, रीजेंट जर्चीन। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक राजा है, ठीक है। अब राजा की डेथ हो गई, तो राजा की डेथ होने के बाद नेक्स्ट राजा कौन बनेगा? उसका लड़का बनेगा। अब मान लो लड़का है 5 साल का, तो क्या वो रूल कर पाएगा? लेकिन उस वक्त निज़ाम तो ये है ना कि जो राजा है उसी का लड़का ही राजा होगा। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट, बाय थ्योरी राजा कौन रहेगा? वहीं छोटा लड़का ही राजा रहेगा। लेकिन उसके बिहाफ पे कोई आदमी रूल करेगा जब तक वो बड़ा होके इस चीज़ को न संभाले। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको देखो, अकबर के बारे में सुना होगा। अकबर जब रूलर कब एज में बना था? अकबर का फादर था हुमायूं की जब डेथ हुई थी तो अकबर 11-12 साल का था। तो अब 11-12 साल में अकबर रूल कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो उसको तो थ्रोन में रखा, राजा तो वही है, लेकिन उसके बिहाफ पे जो बंदा रूल करते हैं उसको रीजेंट बोलते हैं। उस वक्त बैरम खान था, उसके नाम पे रूल कर रहा था, तो वो मुगल थे। तो रीजेंट जर्चीन राजा के बिहाफ पे जो हुकूमत चला रहा है, क्योंकि राजा अभी छोटा है तो वो नहीं चला सकता। जो ही राजा बड़ा होगा उसको हटाएगा और ख़ुद से सब कुछ करने लगेगा। तो ये बलबन जो है वो ऐसे काफ़ी रहा है। फिर आगे जाके 1866 में वो खुद को राजा डिक्लेयर कर देता है। उसके बाद राजा डिक्लेयर करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो बलबन करता है वो जो है नोबल 40s का जो ग्रुप बनाया था इल्तुतमिश ने, उसको ख़त्म कर देता है। क्योंकि वो उसकी हुकूमत के लिए या सल्तनत के लिए क्या हुआ, काफ़ी खतरा बना, तो उसको उसने हटा दिया। तो ये पॉइंट है कि द 40 को कौन डिस्ट्रॉय करता है? बलबन डिस्ट्रॉय करता है। और उसको बनाया किसने था? इल्तुतमिश में। इसको इस्टेब्लिश्ड बाय इल्तुतमिश। उसके बाद दूसरा पॉइंट,
जिस तरह हमने बोला कि हर एक राजा जो है खुद को गॉड के साथ कनेक्ट कराता था। अभी हम लोगों को बात मतलब कोई बोलेगा कि जैसे कि गाती एक रिलीजियस उसमें सैयद जरबाना का गाते दिन दबेंदो आगा इन आगा अस्तगफिरुल्लाह क्या करते थे करते साइड आगा ने छापसन साहब बचा आगा कैसे करेगा यार जरे मना जैसे रेस्पेक्ट दुख दे वो क्यों है क्योंकि यार उसको हम एक रिलीजियस अटैचमेंट तासुद दे। तो वो चीज़ पहले से भी हुआ करती थी। तो उस वक़्त अब लोगों के बीच में खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करना था, तो हर कोई राजा अपने आप को रिलीजियसली सिग्निफिकेंट बनाता था कि मैं फ़िला हूँ, मेरे को अल्लाह ने चूज़ किया है, मेरे को ये किया है ज़रे ऐसा। और ये जो नोबल्स थे वो भी यही बोलते थे कि अल्लाह ने इसको ही राजा के लिए चूज़ किया है तो हम कैसे बन सकते हैं राजा, तुम नहीं बन सकता भाई, इसी को ऊपर वाले ने राजा के लिए चूज़ किया तो उसका लड़का ही बनेगा उस दोषी। तो फिर ये अपने आप को बोलते आई एम द शैडो ऑफ गॉड, मैं अर्थ में शैडो ऑफ गॉड हूँ, ज़रे खुद को डिक्लेयर करता है कौन, बलबन। तो इस तरह से वो अपना जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये दिल्ली सल्तनत को फैलाता भी है। तो मेन पॉइंट याद रखने वाला है कि यहाँ पे शैडो ऑफ गॉड जो है किस दिल्ली सल्तनत में किस रूलर ने खुद को शैडो ऑफ गॉड कहा था। तो ये पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे एक है पलम विलेज इंस्क्रिप्शन, एक विलेज है दिल्ली में, ये कहीं के क्वेश्चन देखा था मैंने कि पलम विलेज इंस्क्रिप्शन जो है किस रूलर के बारे में बताती है दिल्ली सल्तनत का, बलबन। और इस तरह मेहरुली इंस्क्रिप्शन अगर बोले तो मेहरुली इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्ता सेकंड के, वहाँ पे कंफ्यूज मत होना क्योंकि मेहरुली सिटी तो इस्टेब्लिश करी थी आइबेक ने, वहाँ पे कैपिटल शिफ्ट किया था किसने, इल्तुतमिश ने, लाहौर से शिफ्ट किया दिल्ली में कैपिटल उर्दू। और वहाँ पे जो पिलर था वो किस राजा के बारे में बोलता है, चंद्रगुप्ता सेकंड के बारे में। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बलबन को लेके कि जो नवरोज़ फेस्टिवल जो हम मनाते हैं वो क्या होता है, जी नवरोज़ नया साल का मतलब पर्शियन है, ये एक्चुअली पर्शियन नया साल का, तो पर्शियन न्यू ईयर का एक फेस्टिवल है। तो ये जो है इसको इंडिया में फ़र्स्ट टाइम मतलब दिल्ली सल्तनत में इसको सेलिब्रेट करने को स्टार्ट किसने किया था, क्योंकि उस वक्त बलबन के टाइम पे जो नोबल्स थे बहुत सारे वो पर्शियन ओरिजिन के थे। तो अब उनको खुश करने के लिए उसने क्या किया, जो नवरोज़ फेस्टिवल था उसको एज ए स्टेट फेस्टिवल करार देके उसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था, ये एक बार। उसके बाद यहाँ पे एक नाउ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंटेंजिबल, जो जिन चीज़ों को तुम टच कर सकते हो उनको क्या बोलेंगे हम, टेंजिबल, टच कर सकते हो, टी फॉर टेंजिबल, टी फॉर टच कर सकते हो ज़रा। और जिस चीज़ को तुम टच नहीं कर सकते, नवरोज़ को मैं टच कर सकता हूँ क्या, जो टच कर सकता है वो टेंजिबल हो गया, जो नहीं टच कर सकते वो इंटेंजिबल। इसी तरह हम जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करते हैं तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट सामने ये वो फिलहाल फिस्तान जैसे, तो इसमें दो कैटेगरी होते हैं, एक तो टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है, टेंजिबल वो हो गए जो हम टच कर सकते हो, जैसे कि रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, हुमायूं फोर्ट, उसी तरह हमने इलोरा केव टेम्पल्स, चोला टेम्पल्स, पल्लवा टेम्पल्स, ये सारे क्या हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं लेकिन टेंजिबल है। इसी तरह एक लिस्ट होती है इनटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। तो जैसे कि हम योगा करते हैं, योगा को हम करते हैं मतलब योगा मतलब कुछ फिजिकल चीज़ नहीं है ना, वो एक प्रैक्टिस है, एक एक्सरसाइज है, तो वो भी एक इनटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट दर्चित। तो इसी तरह नवरोज़ भी एक इनटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये हम बाद में भी देख सकते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रहेंगे सबको। तो इतने पॉइंट, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नताज में न पाए जो क्वेश्चन बनता है जिस पे, और बाकी फालतू की चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन चीज़ें बनते हैं वही पढ़ेंगे। तो ये पूरा आपको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू स्लेव डायनेस्टी।